हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। आज हम अपनी 9th क्लास में पढ़ेंगे इकाई नंबर 5, जिनका नाम है स्वराज्य की नींव। ये इकाई यानी कि ये इकाई है, तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की गई है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक एकांकी। क्या है? इकाई नंबर 5, जिनका नाम है स्वराज्य की नींव, और ये इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी और नाटक, और दोनों ऐसे साहित्य प्रकार है कि दोनों पात्र से आगे, यानी कि एक दूसरे के पात्र से आगे वो चलते हैं। जो तत्व है वो सब समान है। कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, एकांकी, नाटक सभी में तत्व है, पर ये एकांकी यानी कि वो एक पात्र के आधार से चलती है, और कहानी है वो बीच में अंदरूनी पात्र उसके अंदर रहते हैं। यहाँ पर पात्र को नाटक की तरह बाहर ही बताया जाता है, और वो भी बहुत ही छोटी है, यानी एक ही अंश को उठाया गया हो। तो यहाँ पर ये विष्णु प्रभाकर रचित स्वराज्य की नींव जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो एक ऐसी वीरांगना की बात यहाँ पर बताई गई है। आप सब जानते हो कि झांसी की रानी को शायद कोई भी नहीं विश्व में कि उसे जानता न हो। क्यों? कि उनकी जो शूरवीरता थी, उनका जो साहस था, वो साहस की प्रशंसा ब्रिटिशरों ने भी की थी। ऐसी उनके अंदर वीरता थी। जब 1857 का संग्राम शुरू हुआ, तब उसी संग्राम में बहुत सारी स्त्रियां ने अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसमें अपना सहयोग दिया, और जो जो नारी ने अपना सहयोग दिया, यानी वो आंदोलन में भी सब नारी आज इतिहास के पन्ने में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। पर यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है हमारी झांसी की रानी। और झांसी की रानी यानी इतिहास में बहुत सारी स्त्री है, पर झांसी की रानी को आप इतने अच्छे से जानते हो, यानी कि मराठा समाज में जिसका शासन था झांसी राज्य में, वो झांसी की रानी, और उसके साथ भी बहुत सारी स्त्रियां उसी समय में भी ये 1857 संग्राम आंदोलन में जुड़ी हुई थी। पर ये रानी झांसी की रानी का जो पात्र ऐसा है, यानी कि वो उनका व्यक्तित्व, वो व्यक्ति ही इतना साहसी थी कि उनकी आपने शायद टीवी में सीरियल भी देखी होगी। हाँ, कि झांसी की रानी की सीरियल तो देखकर या तो फिर उनके बारे में कुछ भी पढ़कर, जो भी छोटी सी बच्ची हो तो भी उनके अंदर एक बार तलवार उठाने का साहस आ ही जाता है, क्योंकि इतनी शूरवीरता उनके अंदर भरी हुई थी। तो मैं आपको ऐसी कई नारियां हैं जो उसी समय अपना सहयोग देने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए राजी थी। इसमें से तो बहुत सारी नारियां हैं जिन्होंने साहित्य के माध्यम से गांधी जी के साथ जुड़े रहकर, झांसी की रानी के साथ जुड़े रहकर, पर यहाँ पर मैं थोड़ी ऐसी जो नारियां हैं उनका मैं आपको उल्लेख करा दूं। बाकी तो बहुत सारी स्त्री है। पुरुषों ने जिस प्रकार स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया, उसी प्रकार बहुत सारी स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है। इसमें यहाँ पर लिखा है कस्तूरी की रानी चेन्नम्बरा। क्या है? अब देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पहले की स्त्री है। हाँ, ये कब की? यानी कि 1857 के संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अपना झांसी वापस लेने के लिए लड़ाई शुरू की। पर उससे पहले ये 1857 के आगे 33 साल पहले, यानी 33 ईयर पहले उन्होंने ब्रिटिशरों से युद्ध करके वो वीर गति को प्राप्त हुई। उनका नाम क्या है? कित्तूरी रानी चेन्नम्मा। यानी वो उनका इतिहास भी बहुत लंबा है, पर यहाँ पर हमें किसी के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों? कि फिर हमें जो एकांकी शुरू करना है। उसी के बाद है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 से ब्रिटिशरों के पास से अपना झांसी वापस लेने का प्रयास किया, यानी कि वो लेने के लिए वो अपनी जान दे देने के लिए भी तैयार थे। और उसी के बाद है बच्चों, मैं आपको बता दूं,
बहुत सारी नारियां हैं, पर सारी नारी का हम यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते, इसलिए मैं बहुत ही कम नारी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो एक नारी के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, उनकी वीरता, उनकी शौर्य गाथा को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और उसके बाद है एनी बेसेंट, जो लंदन के एक सारे शहर, बहुत ही अच्छे शहर में उनका जन्म हुआ, पर जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद उसे पता चला कि वो स्त्री के जो हक है उसी हक के आंदोलन में वो जुड़ गए। और यहाँ भारत के ही नहीं थे, फिर भी वो इसमें जुड़ गए। फिर है भिकाजी कामा, इनकी प्रेरणा यानी कि अदालत, वकालत था जो उनका जो काम था, वो सिर्फ भारत में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध था। तो उन्हीं के हाथ से ही पहला जो राष्ट्रध्वज फरकाया गया है वो भी आपको पता है। और सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल और दुर्गाबाई देशमुख, ये सब ऐसी नारी है कि ये गांधी जी के साथ जुड़ी हुई, यानी कि अपने कलम के माध्यम से भी, वो अपनी रचना के माध्यम से भी स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होकर दूसरों को भी उसमें जुड़ने की प्रेरणा प्राप्त कराती है। ऐसी ये सब नारियां हैं। और आज भी ये सब नारियां की प्रशंसा चारों ओर आपको मिलेगी, यानी कि जब आप इनका इतिहास पढ़ोगे तब। और इसमें ये रानी जो लक्ष्मीबाई है, हाँ, उनकी तो जो शौर्य गाथा है उसे तो कोई भी भुला सकता नहीं, क्योंकि वो एक योद्धा ही ऐसी थी। यानी जो झांसी वाली रानी, मानो कि नवरात्रि का माहौल हो तो भी इसमें कोई ऐसा नाटक हो तो भी बच्चे झांसी का रानी का पात्र लेने के लिए तैयार है। एक पात्र अभिनय जब स्कूल में आयोजित हो तो भी उसमें जो बच्चा है वो रानी लक्ष्मीबाई का पात्र लेने के लिए तैयार है। क्यों कि इसका शौर्य, इसकी शक्ति और जो साहस भरा हुआ है, वो साहस ऐसा है कि दूसरों के अंदर छिपी हुई शक्ति को उजागर करता है। तो आज हम बच्चों यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्वराज्य की नींव, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी वापस लेने के लिए अंग्रेजों के साथ मरते दम तक लड़ाइयाँ की। तो यहाँ पर एक छोटा सा अंश है उस एकम का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम देखें कि प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर के जन्म के बारे में। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। आपको खास करके जब साहित्यकार का जन्म, उनकी कोई रचना, उनको कोई पुरस्कार मिला हो, ये जब आए तब आपको नीचे अंडरलाइन कर ही देना है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए। कहाँ पर? क्योंकि पंजाब सरकार के साथ वो कई साल जुड़े रहे, फिर वो कहाँ पर आ गए कि दिल्ली में आ गए। तब से वो दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य में सेवा में लगे। जब वो दिल्ली आए तब से उन्होंने सिर्फ साहित्य ही लिखना शुरू किया। साहित्य सेवा यानी कि वो साहित्य ही लिखा। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। अब देखो, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र और संस्मरण, ये सारी रचना यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत सारी मात्रा में की है। एक दो करके ऐसा नहीं, बहुत सारी मात्रा में की है। आखिर प्रमुख रचनाएं ढलती रात, यानी कि महत्वपूर्ण जो रचना है, प्रमुख यानी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? तो वो है ढलती रात, स्वप्नमयी, वो एक उपन्यास है। संघर्ष के बाद, वो एक कहानी संग्रह है, यानी कि संघर्ष के बाद वो किताब में बहुत सारी कहानियां है। नव प्रभात, फिर डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर नामक वो एक नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, वो भी एक एकांकी संग्रह है। क्या है?
जो इससे पहले संघर्ष के बाद आया वो कहानी संग्रह था, और यहाँ पर अशोक वो एक एकांकी संग्रह, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं एकांकी, वही एकांकी संग्रह। यहाँ मानो कि इस एकांकी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात बताई गई है, तो उसके जो दो और जो एकांकी संग्रह है इसमें किसी और की बात बताई गई हो। जाने अनजाने संस्मरण रेखा चित्र है, और आवारा मसीहा वो शरत चंद्र की जीवनी है, यानी कि किसी के बारे में लिखना उसे क्या कहते हैं, जीवनी, और गुजराती में आत्मकथा। ये आवारा मसीहा जो है वो एक शरत चंद्र की जीवनी उन्होंने लिखी है। फिर विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी प्रभाकर जी की जी जो रचना है वो रचना में सर्वश्रेष्ठ उनकी कलम किस विषय पर चली है, यानी कि कौन से विचारों पर उनकी कलम है वो चली है, तो कहाँ पर चली है, स्वदेश प्रेम, अपने देश अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, समाज सुधार, समाज के लिए क्या करना चाहिए, समाज को सुधारने का प्रयत्न, उसी प्रमुख विचार पर उनकी रचना है वो, उसकी कलम है वो चली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। अब उन्होंने क्या कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हम स्वतंत्र हो गए उसी के बाद उन्होंने दिल्ली में जहाँ पर नाटक बने जाते वहाँ नाटक में निर्देशक के पद में उन्होंने काम किया। बाद स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। देखो फिर वहां भी छोड़ दिया और खुद ही अपने स्वतंत्र ही रचना के माध्यम से बस अपनी आजीविका का पूरा साधन है वो, यानी वो चलता था। पहले उन्होंने बहुत सारी जगह पर काम किया, पंजाब से दिल्ली में आए, दिल्ली में फिर उन्होंने नाटक में काम किया, निर्देशक के रूप में काम किया, पर अब वो सब छोड़ दिया और स्वतंत्र अपनी रचना खुद वो बनाकर यानी कि बाजार में प्रकाशित करते थे, यानी इस पर से उनकी आजीविका है वो चलती थी, यानी ये जीवन है वो चलता था। उस आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। अब एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर प्रभाकर जी का जो भी साहित्य है वो मानव के साथ जुड़ी हुई विशेषता, यानी कि उनके अंदर जो छिपा हुआ एक गुण है वो गुण, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा, वो प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है। क्या है, पहले तो रोचक इतना है कि रसप्रद है, और दूसरा कि अंदर संवेदना इतनी भरी हुई है कि इंसान उनको सुनने के लिए तैयार हो। देखो संवेदना कब उत्पन्न होती है, जब ऐसा दुखमय प्रसंग हो या तो फिर ऐसी कोई घटना हो जिससे सुनने के बिना न रहा जाए, वहां पर संवेदनाएं उत्पन्न होती है। तथा भाषा सहज व सरल, बहुत सारा साहित्य लिखा यहाँ पर प्रभाकर जी ने, पर फिर भी उनकी जो हर साहित्य में उनकी जो भाषा है वो सरल और सहज ही रही है, यानी कि ऐसी भाषा नहीं कि उनका जो साहित्य है भरपूर मात्रा में लिखा हुआ साहित्य है वो किसी और की समझ में ना आए, इसलिए उनकी यहाँ पर भाषा को सरल एवं सहज ही बताया गया है। अब देखें कि एकांकी के बारे में, प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर स्वराज्य की नींव एकांकी में क्या बात बताई, तो कि 1857 से जब प्रथम संग्राम हुआ तब वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संग्राम शुरू किया उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपना त्याग अपना साहस किस प्रकार किया उसी बात का वर्णन यहाँ पर साहित्यकार ने बताया है।
स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जो अपना है उसे ही वापस लेने में पुरुष ने सिर्फ योगदान दिया ऐसा नहीं, पर बहुत सारी स्त्री ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है, यानी कि अपना योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। देखो अब यहाँ पर जो जो पात्र हमारे सामने आए हैं वो अपना राज्य वापस लेने के लिए पूरी की पूरी तरह से वो सहयोग है। यहाँ पर जो पात्र है वो रानी लक्ष्मीबाई के अपने खुद के ही इंसान, खुद के ही व्यक्ति है जो आसपास रहकर उनके ही राज्य में उनके ही नीचे रहने वाले लोग हैं, यानी कि वो पत्थर है। वो जो चाहे तो झांसी को वापस करा सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का साथ देकर। इसलिए बोला कि वही रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़े हुए जो पात्र है वो सब झांसी के नींव के पत्थर है, जिनके त्याग तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। देखो अब वो यहाँ पर जो जिसे पत्थर माना गया है, झांसी लक्ष्मीबाई के साथ रहने वाले ये पात्र, वो यानी स्वराज्य को प्राप्त नहीं कर सके, पर उनके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि अगर जो अपने अपने प्रांत के अपने राज्य के राजा और रानी के कोई किसी भी महत्वपूर्ण पात्र के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति उनको अच्छे तरह से साथ दे को हर वस्तु को हासिल की जाती है। तो इनके माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से दूसरों को भी ये प्रेरणा मिली कि जिस राज्य के राजा है उनको उसे साथ सहकार देना, यानी कि वहां से स्वराज्य प्राप्त होने की नींव है वो शुरू हुई। अब यहाँ पर जो पात्र है सबसे मेन पात्र है लक्ष्मीबाई, और जूही और मुंदर वो दोनों लक्ष्मीबाई की सहेली है। इसमें जो जूही है वो एक नर्तकी है, यानी कि बहुत अच्छा नृत्य करती है, पर वो भोग विलास में नाचने वाले लोगों के लिए नृत्य करती नहीं। अपने स्वराज्य को वापस लेने के लिए वो नृत्य कर सकती है और दूसरों के लिए नहीं। और रघुनाथ और सेना नायक, और वो दोनों क्या है, बहुत ही शूरवीर योद्धा है जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और फिर तात्या वो रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध का सेना नायक है, यानी कि जो सेना नायक जो करे वो सारे युद्ध सैनिकों को वो मंजूर हो, यानी कि वो सब करे, यानी कि वो लक्ष्मीबाई की मंजूरी के बाद ही सब कुछ सेना नायक है वो अपना निर्णय ले सकता है। पर यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो सेना नायक पर होती है। तो सेना नायक तो बहुत ही सबसे बलवान व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर तात्या है वो उनका सेना नायक है। मुंदर और जूही वो दोनों उनकी सहेली है। इसमें जूही है वो नर्तकी है और रघुनाथ और सेना नायक बहुत ही शूरवीर वीर योद्धा है। तो यहाँ पर इतने बहुत ही कम पात्र है ना। जो एकांकी और नाटक ऐसा साहित्य प्रकार है कि जिसमें बहुत ही कम पात्र उपस्थित होते हैं। अब शुरू होता है एकांकी। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कहाँ पर? जब नाटक होता है, शुरू होता है, तो इसमें पर्दा उठता है तो एक रंगमंच होता है। रंगमंच पर जो बताना है वो दृश्य शुरू होता है। तो यहाँ पर भी युद्ध भूमि का दृश्य है वो अंकित यानी कि दिखाई देता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ था। अब यानी कि वो लोग कहाँ पर थे कि बहुत ही नजदीक में ही रहते थे, यानी कि उसने अपना कैंप बनाकर वो रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता था। अब महारानी लक्ष्मीबाई जो तंबू में रहती थी उनका एक भाग है वो सामने से दिखाई देता था। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था के मंच पर प्रवेश करती है। अब बात कहाँ की शुरू हुई कि रंगमंच पर जब पर्दा उठता है तब रानी लक्ष्मीबाई उत्तेजित होकर, यानी कि किस प्रकार
कि बहुत ही आवेश में आकर अपनी सहेली के साथ वो प्रस्तुत प्रवेश करती यानी कि अंदर आती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। देखो अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहेली दोनों ने सैनिक का जो पहरवेश हो ऐसा पहरवेश पहना, और कैसा लाल कलर का पहना हुआ है। अब लक्ष्मीबाई कहते हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। अपनी सखी से ये बताते हैं कि मैं अभी हूँ और मेरे देखते ही देखते न जाने इन समय में क्या कुछ हो गया। झांसी, कालपी और ग्वालियर वो तीनों राज्य है, कहाँ गई परंतु मंजिल के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। वो सब अपने से दूर चली गई, पर वो लाने के लिए मंजिल यानी कि सामने ही है, पर वो हमें मिलने के लिए बहुत ही मुश्किल उत्पन्न होती है। अब झांसी भी चली गई यानी वो राज्य भी चला गया, कालपी भी चला गया और ग्वालियर भी चला गया। तीनों किसके हाथ में है? ब्रिटिश शासन के हाथ में है, और उसे लाने के लिए वो सामने ही है, पर जब भी लाने के लिए उनके अंदर साहस उत्पन्न होता है तो फिर पता नहीं उनको क्या ऐसा महसूस हो कि फिर वो रुक जाते हैं। महारानी स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखो हाँ, मैं बस ये देखती हूँ कि अभी मुझे अपनी झांसी अपना राज्य है वो मिल ही जाएगा, पर क्या आता है कि हिमालय अड़ जाता है। यहाँ पर ये क्या है कि मुहावरा है, यानी बीच में मुझे अड़ जाने यानी रुकावट आ जाती है। जब वो झांसी को हासिल करने के लिए युद्ध करते हैं तब उसे रुकावट आ जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। आई हुई रुकावट को जब मैं पार करने का प्रयत्न करती हूँ तब थप्पड़े मारना यानी समस्याओं का उभरना, तब एक के बाद नई मुश्किलें, उसके बाद नई समस्या आकर ही मेरे सामने खड़ी रह जाती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी वो समस्या जब मेरे सामने आ जाती है तब मैं उनके सामने लड़ती हूँ तो भी तो क्या होता है, ये जो माजी है ना वो मल्हार पर आकर रुक जाता है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, यानी कि तुम सामने देखो, कहाँ पर? क्षितिज पर, कि जहाँ धरती और आकाश दोनों एक हो रहे हो ऐसा दृश्य देखने मिले उसे क्या बोलते हैं? क्षितिज। कि तुम सामने देखो। कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है। हाँ देखो वहां सामने कैसी ज्वालाएं उठ रही है। क्या उठ रही है? ज्वालाएं, लपटे यानी कि ज्वाला। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो आकाश है वो पूरी तरह से घटादार बादल से छाया हुआ है, यानी कि भरा हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। अभी आकाश का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी का विनाश ही होने वाला है, सर्वनाश ही होने वाला है, पर यहाँ देखो अपने एक राव साहब है कि वो अपने ऐश आराम में बैठे हुए हैं, यानी कि भोग विलास में वो डूब गए हैं। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अकेली ही बची है, उसके साथ रहने वाले ये सेना नायक तात्या वो सब कहाँ पर है, यानी वो सब भोग विलास में डूब गए हैं। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती, सहसा यानी अचानक वो आवेश में आकर बहुत कुछ बोलना चाहती है पर फिर वो मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। अब वो अपनी सहेली अपनी सखी है वो रानी लक्ष्मीबाई को कुछ कहना चाहती है तो वो बोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई।
अब जो ही कुछ बोलने का प्रयत्न करे, इससे पहले फिर रानी लक्ष्मीबाई है वो अंदर से बोल उठती है कि जो ही मैंने वो प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी में किसी को नहीं दूंगी, पर फिर भी आज वो अपने हाथ से चली गई, हाथ से निकल गई, यानी कि अपने बस में नहीं। अब झांसी को फिर वापस प्राप्त करना वो अपने बस में नहीं। कभी कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो खुद निराश हो जाती है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले जो सारे वीर योद्धा वो है, उनके साथी है वो बहुत सारे लोग भोग विलास में डूब गए हैं। इसलिए सहसा तीव्र होकर, फिर अचानक ही वो तेज होकर यानी आवेश में आकर, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। फिर खुद ही बोलती है कि नहीं नहीं, अभी ये झांसी मेरे हाथ से निकली नहीं है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यानी कि अपना राज्य वो किसी के हाथ में चला जाए वो ऐसा करेगी नहीं, यानी कि वो देना ही चाहती नहीं। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, अब लड़ने के लिए योद्धाओं में सिर्फ रानी अकेली ही बची है, पर फिर भी वो क्या बोलती है कि तो क्या हुआ, मैं अकेली ही बची हुई हूँ तो मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी, सारे योद्धा मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, मैं अकेले ही अपनी झांसी वापस लेकर रहूंगी। किसी के पास से, ब्रिटिशरों के पास, अंग्रेजों के पास से मैं अपनी झांसी, अपना राज्य वापस लेकर ही रहूंगी। देखो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित राज्य की एक रानी थी। हाँ, ये आपको याद रखना है। शायद आपको ऐसा भी प्रश्न हो कि झांसी कहाँ पर आया हुआ है, तो वो एक उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड में स्थापित है। फिर जूही बोलती है, कौन कहता है कि आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। उनकी सखी उसे सांत्वना यानी आश्वासन देती है कि रानी किसने कहा कि आप अकेली हो, आपको गीता पढ़ती हो। नहीं, जो कृष्ण भगवान की वो भागवत गीता, वो ग्रंथ ऐसा है कि हर व्यक्ति को मुश्किल का रास्ता उन्हीं के अंदर से मिलता है। तो यहाँ पर उनकी सहेली उसे फिर अपना साहस बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बाहर निकालने के लिए, उसको उजागर करने के लिए वो गीता का यहाँ उदाहरण देती है, यानी भगवत गीता का उदाहरण देती है कि आप तो गीता पढ़ती हो, फिर निराश होने की जरूरत क्यों है, क्योंकि भगवत गीता एक ही ग्रंथ ऐसा है कि हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। कर्म कर फल की आशा मत रख, इसलिए यहाँ पर तुम सिर्फ अपना जो काम है वो करते जाओ। आप गीता पढ़ते हो तो फिर क्यों आप अकेले हो, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो महारानी, ऐसी बात उनकी सहेली उसे करती है। तो फिर आपको निराश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। बोलो, अब वो अपनी सहेली को क्या बताती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी वापस लेकर ही रहूंगी, पर उसी समय बाबा गंगादास ने क्या कहा था। अब ये बात आएगी कि उसने क्या बोला था, उसने क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम भोग विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। ये बात किसने बताई थी? बाबा गंगादास ने महारानी रानी लक्ष्मीबाई को बताया था कि व्यक्ति जब भोग विलास में डूब जाए तब उनको अपना जो गया हुआ राज्य है वो वापस मिलता नहीं। वो तो सिर्फ तब वापस मिलता है कि उनके लिए उनको सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी और अपना बलिदान भी देना पड़ेगा, तब वो राज्य यानी कि अपना बीता हुआ जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी राज्य, जो भी है वो वापस मिल सकता है। भोग विलास में डूबे रहने से कुछ भी हासिल होता नहीं। तो यहाँ परिस्थिति क्या है,
यहाँ पर झांसी प्राप्त करने के लिए, उसे वापस हासिल करने लिए कि सिर्फ लक्ष्मीबाई और उनकी 2 सहेली उनके साथ है। जो दूसरे सारे लोग रघुनाथ, सेनानायक, तात्या, वो सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति से झांसी को वापस हासिल करना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल काम हो गया है, ऐसा वो अपनी सहेली को बताती है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। देखो, उन्होंने ये भी बोला था कि सिर्फ स्वराज्य ही प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं, पर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इकट्ठा करना, उनके शरीर में, उनके हृदय में साहस, जुनून है, उनको प्रकट करना और भूमि तैयार करना, यानी कि आधार बनाना। क्या बनाना? भूमि तैयार करना, यानी आधार बनाना। झांसी वापस लेने के लिए जो तैयार हुए योद्धा है, वो यहाँ पर क्या है कि वो वापस लाने का आधार है। नींव उन्होंने तैयार कर दी ऊपर, अब नींव पर चलना वो दूसरा। इसलिए उसने बताया कि ऐसा तो नहीं कि हमें स्वराज्य प्राप्त हो ही, सिर्फ नींव बनाना भी हमारी सफलता है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना भी हमारे लिए जरूरी है। सफलता और असफलता देव के हाथों में है। यहाँ रानी क्या बोलती है? जूही कहती है रानी को कि महारानी, सफलता मिलना और असफल होना ये हमारे वश की बात नहीं, वो ईश्वर पर आधारित है। देव यानी ईश्वर हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने में हमें कौन रोक सकता है? देखो, स्वराज्य प्राप्त हो वो तो देव ईश्वर के हाथ में है, पर उनके लिए नींव के पत्थर यानी कि तैयारी करना, अपना संगठन बनाना, उससे हमें कोई रोक सकता नहीं। आगे बढ़ना अपने सैनिकों के साथ, अपने दल के साथ, अपनी शक्ति के साथ, उससे हमें कोई रोक सकता नहीं। वहाँ हमारा अधिकार है। हाँ? और स्वराज्य वापस लेना वो भी अपना एक अधिकार ही है। अब लक्ष्मीबाई क्या बोलते हैं? वो जरा मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, यानी वो बोलते हैं कि शाबाश, बस मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी कि तूने जो उत्तर दिया कि आप अकेले नहीं हो, यही मुझे आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तू जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। अब जो स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जैसी नारियां है, वो वाकई में ही वो हासिल करके ही रहेगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। देखो, मुझे इस बात से अफसोस नहीं है कि हमारा जो राज्य है वो हमें वापस मिलेगा या नहीं, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति है अपने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, फिर भी आज हम दुर्बल हैं। क्यों? कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जो योद्धा थे वो योद्धा आज उनके पक्ष में नहीं है। तो यहाँ सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई अकेली है, इसलिए वो अपने को दुर्बल कहती है कि आज हम फिर भी शक्ति है, अपने पास साहस है, योद्धा है, फिर भी हम क्या है? दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। देखो, तात्या सेनापति जो ऐसा था कि कई बहुत सारे योद्धाओं को अकेला मार सकता था, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हाँ? और आज तात्या जैसे महान सेना नायक होने के बाद भी हमारे जो योद्धा है उनके अंदर अनुशासन है ना कि शिस्त दिखाई देती नहीं। किस प्रकार की शिस्त नहीं दिखाई देगी कि जब ये युद्ध करने का समय है तो ये लोग उसी समय ब्रह्म भोजन कराने में और भोग विलास में डूबे हुए। इसलिए उसने यहाँ ऐसा शब्द बोला कि फिर भी तात्या जैसे सैनिक हमारे पास है, फिर भी योद्धाओं में अनुशासन नहीं, यानी योद्धाओं में शिस्त नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? क्या है?
हाँ, ग्वालियर का जो किला है वो हमारे पास है, पर फिर हम कुछ भी कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जो तात्या है, महासेना नायक है, वो भी कहाँ पर है? वो भी रघुनाथ जी के साथ रंग यानी कि भोग विलास में डूबा हुआ है। इसलिए अब जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मंदोर कहाँ प्रवेश करती है। अब जूही है वो बोलती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ कि हमारे जो योद्धाओं है वो भोग विलास में डूब गए हैं। बात तो दोनों में चल रही है, तब उसी समय ही मुंदर आकर वहां दोनों के बीच में प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है हम भोग विलास में डूब गए हैं? देखो, अब वो रानी को सांत्वना देने के लिए कि भाई ऐसा किसने बोला कि हम सब भोग विलास में डूब गए हैं? विलासुता में डूबे हैं सिर्फ राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। वो स्पष्ट यहाँ पर बताती है कि हम भोग विलास में डूबे नहीं, यानी कि ये बुंदर और ये जूही उनकी सहेली है, वो रानी लक्ष्मीबाई को ये बताती है कि भोग विलास में डूबे हैं कौन? राव साहब और तात्या, दोनों उसमें डूब गए हैं, हम उसमें डूबे नहीं। जूही, नहीं मुंदर सेनापति नहीं। देखो, हम अब जूही वो क्या बोलती है कि तू जो बता रही है इसमें से सेनापति तात्या है वो भोग विलास में डूबा नहीं, वो उनका पक्ष ले रही है। मुंदर, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी, यानी आप तो तात्या की ही तरफदारी करोगे। पक्ष यानी तरफदारी लेना, कि तुम तो उनकी ही तरफदारी करोगे। जूही दृढ़ स्वर में, थोड़े कड़क तीखे शब्द में बोलती है, उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है मैं उनका पक्ष नहीं लेती, मैं उनकी तरफदारी नहीं करती, पर जो सत्य है उसको छिपाया जा सकता नहीं। कौन बोलता है? जूही कहती है मुंदर से कि मैं उनका पक्ष नहीं लेती, पर जो बात सत्य है वो सत्य तो बताना ही पड़ेगा। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानता है। अब देखो, अब सरदार राव साहब है उनको तात्या पूरी तरह से अपना स्वामी उसे मानते हैं, और वो तो स्वामी के पक्ष में ही रहेंगे। जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, हाँ, लेकिन उनसे भी अधिक मुझे महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। क्या बोलती है कि हाँ, मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, पर इससे पहले मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, फिर वो तात्या को। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, ऐसे शब्द का यहाँ प्रयोग किया कि भाई अपने देश का जो सवाल उठता है तब मैं किसी को भी ठुकरा सकती हूँ, और यहाँ पर मैंने सरदार को जो ठुकरा सकती हूँ और मैंने ठुकरा भी दिया है। यानी इस बात से वो रानी लक्ष्मीबाई को भी बताना चाहती है कि अब उनका सरदार के साथ कोई ऐसा प्रेम संबंध नहीं, यानी अब वो उसे चाहती नहीं। क्यों? कि वो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ में है, वो देश के लिए किसी को भी ठुकरा सकती है। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? ये प्रश्न है। अब तू सरदार को अपना स्वामी मानती है तो तू उसे रोकने का प्रयत्न कर कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं, यानी कि गलत है। तू उनका स्वामी उसे मानती है तो फिर उसे जाने से प्रयत्न कर, रोकने से प्रयत्न कर। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। अब यहाँ पर लक्ष्मीबाई क्या बोलते हैं कि तू बता रही है, पर जूही ने अपने तरीके से बहुत प्रयत्न किए हैं उसे रोकने का, और वो भी मैंने देखा है। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इससे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो उसने बुरी तरह तिरस्कार कर दिया। दुत्कार यानी तिरस्कार। जब राव साहब के बुलावे पर उन्होंने बुरी तरह से तिरस्कार कर दिया। क्यों? कि वो अपना नृत्य करती है, वो नाचती है, पर भोग विलास प्राप्त करने वाले लोगों के लिए वो कभी नाचती नहीं। वो देश के लिए, अगर स्वराज्य की नींव रखने के लिए, अपने राज्य को वापस लाने के लिए वो नर्तक यानी कि नृत्य कर सकती है। जूही, रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। हाँ,
मैं नाच सकती हूँ कब, कि उसी समय नाच सकती हूँ कि जब हमें अपना राज्य वापस लेना हो, पर किसी को गले का फांसी का फंदा में अपनी कला को बनाना चाहती नहीं। क्यों? कि यहाँ पर अगर जो वो जूही उसी भोग विलास में डूबे हुए योद्धाओं के साथ रहकर वो भी अपना नृत्य शुरू करें, वहां पर बैठे हुए एक भी योद्धा ऐसे नहीं जो रानी लक्ष्मीबाई के पास आकर फिर उनको ये बात का एहसास हो कि हमें अपनी झांसी वापस लेनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी के गले में फंदा डालना, यानी कि उसको मार देना है, ऐसा ही हुआ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात क्या है। हाँ, हम उसे ठुकरा नहीं सकते, पर अगर जो हम उसे ठुकराने के बाद अगर वो नशे में से बाहर आ जाए तो भी शायद वो हमारे साथ आ सकते हैं। पूरी तरह से उनको छोड़ना नहीं, पर एक बार अगर जो छोड़ने का प्रयास करो और वो लोग संभल जाए तो वो हमारे पास आ सकते हैं। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। देखो यहाँ जूही क्या बोलती है कि किसी दूसरे के बारे में मैं नहीं जानती, पर आप मुझे एक बार आज्ञा दे दीजिए तो मैं जिसे अपना स्वामी मान रही हूँ उसे मैं ठोकर मार सकती हूँ। क्यों? कि उनके लिए उनका राज्य और रानी ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। अब दोनों सहेली झांसी रानी के साथ रहने के लिए, झांसी को वापस प्राप्त करने के लिए दोनों एक दूसरे दोनों को चाहती है, तो वो अपने स्वामी को ठोकर मारने के लिए राजी हो जाती है। पर क्या सोचती है कि एक बार जो रानी लक्ष्मीबाई है वो आदेश करे तो। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। देखो मुंदर भी क्या बोलती है कि चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं, यानी कि गहरी चिंता में उसे डाल देते हैं। ऐसी कोई योजना बनाए कि जिस योजना के माध्यम से वो लोग जो नशे में डूबे हुए हैं वो गहरी चिंता में डूब जाए। तो हम उनको ऐसी ठोकर मारे, यानी कि क्या है कि उनकी नींद हराम हो जाए। यहाँ पर मुहावरा, वो गहरी चिंता में डूब जाए। जब व्यक्ति कोई चिंता में डूब जाता है तब वो अपना जो आराम, अपना सुख है वो सब भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ वो मिलकर ऐसा बता रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को, अपनी सहेली, कि हम ऐसी कोई घटना उनके सामने प्रस्तुत करें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हम उनके साथ ऐसा कुछ भी कर सकते नहीं, क्योंकि लक्ष्मीबाई ऐसी औरत नहीं जो अपने साथी, अपने योद्धाओं के साथ कुछ गलत काम करे। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से उठा सकती है। अब हम उनको नहीं बचा सकते, हम उनको जागृत अवस्था में नहीं ला सकते। जो नशे में डूब गए हम उनको बाहर नहीं ला सकते। अब सामने वाले दुश्मन की ठोकर ही उनके जब होश उड़ा देगी तब वो खुद ही अपने हालात पर आ जाएंगे, यानी अपनी परिस्थिति समझ पाएंगे। जब तक व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की चिंता उत्पन्न न हो तब व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का होश रहता नहीं। तो यहाँ पर जब सामने वाला जो सैनिक है, अपने उनके दुश्मन है, वो दुश्मन जब उन पर वार करेंगे तभी उनकी नींद है वो उड़ेगी। तो यहाँ पर हम स्वराज्य की नींव विष्णु प्रभाकर जी का एकम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो है इसे यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद का हम फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।